बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज 16 दिसंबर है, तारीख़ 1 है और सानहे 2 है। एक सानहा जो कि 16 दिसंबर 1971 को हुआ, जिसमें कि अंदरूनी तौर पे कमज़ोर मुल्क पाकिस्तान, जिसका कि मशरक़ी पाकिस्तान जो कि दूसरा हिस्सा था, उस पर बैरूनी जारहियत हुई और उसके बाद ये दो लख्त हुआ। जनरल नियाज़ी ने हथियार फेंके, पाकिस्तान के टुकड़े हुए और पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ममलिकत, इस्लामी ममलिकत, वो आधा हिस्सा अपना गंवा बैठी। दूसरी तरफ आज 16 दिसंबर 2014, जिसमें कि पाकिस्तान के 150 से जायद बच्चे शहीद हुए, मारे गए और तालिबान के हाथों मारे गए, दहशतगर्दी का शिकार हुए। जाहिर है कि उसके बाद पाकिस्तान ने ज़रबे अज़्ब भी किया और कामयाबियां भी हासिल की, लेकिन ये सानहा हमें ये भी सिखाता है, ये दोनों सानहात ने हमें कुछ सिखाया या नहीं सिखाया। आज अलमिया देखिए कि आज ही 16 दिसंबर है और आज ही तालिबान के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी तारीख़ और अपने जो वाक़यात हैं उनको ना सिर्फ उनसे सीखना चाहिए बल्कि उनको याद भी रखना चाहिए और अपनी नई नस्ल को भी बताने चाहिए कि हमसे गलतियाँ कहाँ हुई हैं और हमने वो गलतियाँ दोहरानी है या नहीं दोहरानी। यकीनी तौर पर वो नहीं दोहरानी। तो ये तो आगाज़ के तौर पे, इब्तदाइये के तौर पे मैंने आपके सामने कुछ आज की तारीख के हवाले से वाक़यात रखे। दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत एक दफ़ा फिर उसी दोराहे पे है जहाँ पे पाकिस्तान को बहुत सारी कोशिशें हैं कि अंदरूनी सियासत भी कमज़ोर हो, पाकिस्तान की मईशत भी कमज़ोर है, बहुत सारे चैलेंजेस रियासत पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं। आज ही की बात देखिए, अब सेनेट इंतखाबात के ऊपर एक नया हंगामा शुरू हो गया है। अपोजिशन अपनी एक तहरीक लेके खड़ी है, हुकूमत अपने मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ रही है और ना ही दोनों तरफ यानी हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक है और पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनसे कि उन्होंने निमटना है। आज जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से आपने देखा होगा, वजीर आज़म पाकिस्तान ने कल काबीना के अंदर काबीना ने फैसला किया, आज वजीर आज़म ने ऐलान कर दिया और ये फरमाया कि किसी तौर पे भी ये एक ना सिर्फ अर्ली होंगे ये इलेक्शंस बल्कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए से होंगे और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शो ऑफ हैंड्स एक तरमीम हो सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए आर्टिकल 224 में, लेकिन उसके साथ साथ आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पेश आई है, ये एक अहम सवाल है जो कि आज हम रखेंगे भी। वजीर आज़म ने आज पेशावर में, जहां पे उनको सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल के लवाहिकीन से भी मिलना चाहिए था, शोहदा से भी के लवाहिकीन से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल सके, लेकिन उन्होंने सेनेट इंतखाबात के हवाले से जरूर बात की है। जरा सुनिएगा वो क्या कहते हैं। ये अगर 10 जलसे भी करे ना, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, एक जलसा करूंगा, इन सारे 10 से इनसे ज्यादा बेहतर खेलना जानता हूं। तो इलेक्शन तो हम पहले करवाएंगे। सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है। हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने हमें ये बताया है, आइन के अंदर अमेंडमेंट के बावजूद भी हो सकता है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। पार्लियामेंट का मतलब ही होता है कि सारी बातें पार्लियामेंट में होती है। मैंने तो सिर्फ एक चीज कही है कि सारी बातें कर लें, मेरे से एनआरओ ना मांगे, और फिर ये ऊपर से मुनाफिकत करते हैं कि जी हमने मांगा कब नहीं। नैब के अंदर 38 में से 34 तरमीम करें, मतलब कि नैब को दफन कर दें और कहते हैं एनआरओ नहीं मांगा। आपने देख ही लिया होगा कि मुझे इनसे कितना खतरा है, क्योंकि जो मैं कितना रिलैक्स कर रहा था जब ये वो जलसा कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो रिलैक्स थे जब ये जलसा कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं है। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर कोई टेंशन नहीं है तो फिर क़ब्ल अज़ वक्त सेनेट के इंतखाबात का मानी क्या है। दूसरी जानिब अगर टेंशन नहीं है तो फिर बार बार हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बात भी हो रही है और अपोजिशन को कहा जा रहा है कि वो एनआरओ नहीं देंगे। दूसरी तरफ आज रज़ा रब्बानी साहब ने इसको पूरी तरह से आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। क्या कहा है रब्बानी साहब ने, जरा वो भी सुनिएगा। पब्लिक नहीं है, आर्टिकल 186 जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ओपिनियन दे सकती है। लिहाजा ट्राइकोटमी का ख्याल रखते हुए जो आइन के अंदर दी गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के इस खेल के अंदर हिस्सा नहीं बनेगा। ये एक निहायत ही खतरनाक तरीकाकार होगा जिसका मुतहम्मिल वफाक इस वक्त नहीं हो सकता।
سو یہ بات ہے. اور آج پھر بلاول اور کل شہباز صاحب کی جو ملاقات ہوئی جیل میں، اس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ دونوں ایک صفحے پہ ہیں کہ استعفیٰ جو ہے وہ حتمی آپشن کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے اور حکومت سے مذاکرات کا جو رستہ ہے وہ کھلا رہنا چاہیے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ سے بلاول بھٹو صاحب کی بات چیت بھی ہوئی ہے. ٹیلی فونک رابطے مستقل جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور پی ڈی ایم نے نیا لائے عمل جلسے، ریلیوں اور جلوسوں کی صورت میں وہ بھی جاری کر دیا ہے. کتنا اثر ہوگا اس لانگ مارچ کا؟ اور یہ بھی انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ 12 فروری سے 12 مارچ کا جو ٹائم بتایا جا رہا ہے اس کے دوران انتخابات ہوں گے سینٹ کے، اور یہی وہ تاریخیں ہیں جن میں کہ اپوزیشن لانگ مارچ کر سکتی ہے. تو کیسا ہوگا ماحول، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں ہمارے ساتھ محترمہ اندلیب عباس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور فارن افیئرز کمیٹی کی چیئرپرسن ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد زبیر صاحب جو کہ سابق گورنر پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور ترجمان ہیں، محترمہ مریم نواز کے، اور نواز شریف صاحب کے. بہت بہت شکریہ. تھوڑی دیر میں ہمیں فیصل کنڈی صاحب بھی جوائن کریں گے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے اور ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں ہمارے ساتھ. چونکہ زبیر صاحب سے پہلے آپ گورنمنٹ ہے، آپ سے بعد میں بات کریں گے. زبیر صاحب، ایک تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ سینٹ انتخابات آپ کے خیال میں کیوں پہلے کروائے جا رہے ہیں؟ ویسے پہلے تو نہیں ہے، 12 فروری سے 12 مارچ کے درمیان میں کوئی ٹائم بنتا ہے، پھر بھی اگر ہم پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پہلے کرا رہے ہیں تو کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ اس کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ جو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، کافی ہفتوں سے، مہینوں سے، کہ جب سے ہم نے کیمپین کا آغاز کیا ہے حکومت کو گرانے کے لیے، تو وہ ہم پہلے کہتے تھے، یہ مانتے نہیں تھے، اب بھی نہیں مانیں گے کہ حکومت ڈر گئی ہے، ٹانگیں کام گئی ہیں. تو یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ جلدی الیکشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تو مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد میں کیا فرق پڑتا ہے. تو دیٹ از دا اونلی ریشنل دیٹ آئی کین ڈرا until unless یہ ایکسپلین کر سکیں کہ جی یہ کیوں جلدی کرانا چاہتے ہیں، ایسا کیا ہے. لیکن زبیر صاحب کہ چند ہفتے جی پرائم منسٹر رکنے نے کے کہا پرائم منسٹر نے کہا ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، وہ ریلیکس تھے، اور آپ نے ان کی تصویر بھی دیکھ رکھی ہے. تو پھر وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے اوپر پریشر ہے؟ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا جلسہ ناکام ہوا ہے. تو کس قسم کا پریشر آپ نے بتا دینا؟ کوئی وجہ حکومت خود بتا دیتی نا کہ جی یہ وجہ ہے، کیونکہ مارچ میں اگر الیکشن ہوں گے تو کوئی وبا ہو جائے گی، کوئی قلت ہے، کوئی پاکستان میں جنگ کا خطرہ ہے، مطلب کوئی ایسے موسم کی وجہ سے، کسی وجہ سے. واٹ از دا لاجک بیہائنڈ اٹ ایکسپٹ فار ون تھنگ کہ جی جو اپوزیشن نے پریشر پاؤنڈ کیا ہے اور جس کی وجہ سے حکومت سمجھتی ہے کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ الیکٹورل کالج نہ ان کے پاس اویلیبل ہو سینٹ الیکشنز کرانے کے لیے، تو اس وجہ سے پری ایمپٹ کرنے کے لیے وہ جلدی کرانے کی کوشش کر رہی ہے. یہی ہمارا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ گھبرائی بھی ہے اور ڈر خوف کے ماحول میں یہ ری ایکشن ہے. لیکن کیا مطلب وہ تصویر جو مرضی کھنچوا لیں بھائی اپنے وہ کتوں کے ساتھ، وہ ظاہر ہے ان کا شوق ہے. مطلب اس سے کیا شو ہوتا ہے؟ اس سے کیا شو ہوتا ہے؟ وہ جنرل مشرف صاحب نے بھی کھنچوائی تھی تو اس سے کیا شو ہوا تھا؟ تو مشرف صاحب نے جب کھنچوائی تھی اس کے وہ تقریباً 10 سال، سر اس کے بعد وہ تقریباً 8 سال تک جو ہے وہ اقتدار میں رہے تھے جب مشرف صاحب نے اپنے 2 کتوں کے ساتھ جو ہے تصویر کھنچوائی تھی. دیکھیں وہ توپوں کی مدد سے اور F-16 کی مدد سے قبضہ کر کے حکومت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہاں کیا تبدیلی ہے سر؟ یہاں کیا نگاہ سے نہیں دیکھتے. یہاں ہائیبریڈ رجیم ہے، یہاں بھی ہائیبریڈ رجیم ہے، اس سے بھی خطرناک ماحول ہے. وہاں تو ایک ڈائریکٹلی ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے قبضہ کیا ہے. یہاں تو بٹھا دیا گیا ہے، زبردستی بٹھا دیا گیا ہے، اہل ہے نہیں. سب سے بڑا مسئلہ ان میں اور اس میں ایک سب سے بڑا جو فرق ہے یہ اہل ہی نہیں ہے. یہ جو آئل کرائسس ہوا ہے اس کی آپ رپورٹ دیکھ لیں اگر، تو اتنی نکمی حکومت تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی تھی. LNG، شوگر، ویٹ، کوئی چیز نہیں. آج تو سیمنٹ مافیا کا بھی کارٹل کی بات ہو گئی، وہ بھی آج جو مافیا is headed by the Prime Minister himself. If he can't control دیکھیں نا، ایک پیٹرول کا کرائسس ہوا، جیبوں سے کس کے پیسے گئے؟ چینی کا کرائسس ہوا، کس کی جیبوں سے گئے؟
پاکستانی عوام کی جیبوں سے گئے نا. تو سر وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ لاہور میں نہیں کر سکتے سر وہ یہ کہتے ہیں چھوڑ دے نا. اس مہنگائی کے باوجود لوگ آپ کے جلسوں میں نہیں آئے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی کل بھی 3 روپے 4 روپے پیٹرول جو ہے وہ آپ کا بڑا ہے. جلسے کی بات الگ سے سر میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ کیا پریشر آپ ماؤنٹ کریں گے. میں آسما اس سر جلسے کا میں صرف ایک جواب دے دیتا ہوں, باقی آپ دیکھ. آپ کے کیمرہ مین ہے نا, جب مریم نواز نے تقریر کر رہی تھی تو آپ مجھے یہ کوئی ایک سپاٹ دکھا دے کہ یہ دیکھیں یہ خالی ہے, ایک, اور اس کے باہر کا بھی دکھا دے کہ کتنے لوگ باہر ہیں, ایک. یہ اس سے بڑا کیا چیلنج ہو سکتا ہے؟ اچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب مریم نواز پیک ٹائم پر تقریر کر رہی تھی تو اس وقت کوئی خالی سپاٹ تھا اس میں پورے مینار پاکستان کے احاطے میں, یا باہر لوگ نہیں تھے؟ اور کیا, اور کس طرح سے دکھائیں, اور کس طرح سے جسٹیفائی کریں؟ سر اب ٹھیک, اچھا اندلیب عباس صاحبہ, ایک تو ظاہر ہے کہ یہ تصویر والی تو بڑی چل رہی ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ لڑائی ہو رہی ہے, لیکن بہرحال ایک اچھا جلسہ تھا. ہم بہت بڑا نہیں کر سکتے لیکن بہت چھوٹا بھی جلسہ نہیں تھا, اس کو ایک طرف ہٹا دیجئے. یہ سینٹ الیکشنز کیا دباؤ ہے کہ آپ 1 مہینہ پہلے کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے سیاسی خودکشی خود کی. میں 4 کروا چکی ہوں, اور میں نے خود کروایا. آپ کو پتہ میں آرگنائزنگ میں ہوتی تھی مینار پاکستان کے جتنے, وہ 30 اکتوبر والا جب کوئی بھی ہمارے پاس اور پولیٹیشین بھی نہیں تھا, تب بہت بڑا جلسہ تھا. اور جی, تو میں تو چپا چپا جانتی ہوں. اب اگر آپ نے, انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جی یہ ریفرینڈم ہے یا آر یا پار, ریفرینڈم ہے یا آر یا پار, ریفرینڈم مل گیا. لوریوں نے میرے خیال ہے کبھی کسی کی اتنی بےزتی نہیں کی جتنی ان کی اس جلسے میں بےزتی ہوئی, اور انہوں نے کہہ دیا تھا ریفرینڈم ہے. تو میں تو انہی کو ریپیٹ کر رہی ہوں, اگر ریفرینڈم تھا تو ان کو پتہ چل گیا کہ اس جلسے میں جہاں کیپیسٹی ہے 5.5 لاکھ کی, وہ 1 ملینتھ میں نہیں بھرا ہوا تھا. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ نواز شریف کی تقریر پہ وہ سارے واپس جا رہے تھے, بیکاز لاہوریوں کا ایک جو نیریٹو ہے نا وہ ان کا نہیں سیل ہو رہا. لاہوری جو ہیں وہ ایک اینٹی اسٹیٹ نہیں بائی کرتے, کیونکہ یہاں ہر گھر میں ایک بندہ ہے فوج کے اندر, اور دوسرا ان کو پتہ ہے کہ یہ کون سا اینٹی اسٹیٹ, ان کا کیا ہے اینٹی اسٹیٹ کیا ہے؟ عوام کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو, فوج کے خلاف کھڑے ہو. فوج کے سیاسی کردار پہ بات کر رہے ہیں, فوج کے خلاف تو بات نہیں کر رہے. چلے پھر اس پہ مجھے کتنے پروگرامز میرے ساتھ عظما بخاری اور سارے آئے, وہ کہتے ہیں جی ہم نیشنل ڈائیلاگ کریں گے, ان کے ساتھ نہیں کرنا, ہم نے ان کو لانے والوں کے ساتھ کرنا ہے, جب وہ ان کو نکال دیں گے پھر کریں گے. کون فوج کو انوالو کر رہا ہے سیاست میں؟ یہ خود. تو چونکہ ان کا نیریٹو, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ نہیں سن لینا, کیونکہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ پٹ چکا ہے, اور پتہ لگ گیا ہے کہ سارا اپنی دولت اور کرپشن کے کیسز کا مسئلہ ہے. لاہوریوں نے ان کو دل کھول کے ریجیکٹ کیا. تو پھر آپ سینٹ الیکشن اس لیے کرا رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا؟ نمبر 1, سینٹ الیکشن ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سینٹ الیکشن وی وانٹ ASAP. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری ہماری ساری جو پارلیمنٹیرین پروسیس ہے وہ رکا ہوا ہے. نیشنل اسمبلی سے ہماری تو سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے نا. ہمارے جو فیٹف کے بلز تھے, آپ کو یاد ہے نا کہ ہمیں جوائنٹ سیشن بلانا پڑا تھا. جوائنٹ سیشن بلایا, پھر وہ جو ڈیڈ لائن تھی جس میں انہوں نے ہمیں گرے میں ڈالا ہوا تھا, بلیک میں جانے سے ہم رکے کیونکہ ہم نے وہ پاس کروا لیا. اب جب ہماری سینٹ میں ہو جائے گی تو جتنے انہوں نے دھبے لگائے ہوئے پاکستان کے منہ پہ, اگر ہم نے چینج کر 1 مہینے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ دھبے سارے آپ 1 مہینے بعد. آپ کو پتا ہے ڈیڈ لائنز ہیں فیٹف کی, تو فیٹف کا ٹائم آ رہا ہے مارچ میں ریویو کا. پتا ہے آپ کو مارچ میں ریویو کا ٹائم آ رہا ہے, اس کے 1-2 بل ابھی بھی رہتے ہیں. تو یہ صرف فیٹف کے تناظر میں پرائم منسٹر جو ہے وہ کروا رہے ہیں. نمبر 2, بہت سے جو عوامی مفاد کے ہیں, جیسے یہ بچوں کی وہ زیادتی کے اوپر جو آرڈیننس آیا ہے, اب اگر ہماری پارلیمنٹ اور سینٹ میں میجورٹی ہو تو یہ کب کا پاس ہو گیا ہوتا. ٹھیک بات ہے. اور کیونکہ انہوں نے, یاد ہے آپ کو زینب الرٹ بل, اب زینب الرٹ بل پہ کیا آپ نے کرنا ہے؟ اچھا لیکن مجھے یہ بتائیے, میں اس پہ آتی ہوں, وہ بڑا امپورٹنٹ کمیٹی میں, بالکل وہ بہت امپورٹنٹ بل ہے. لیکن یہ جو کہہ رہے کارٹلز کا, آج آپ نے پڑھا ہوگا جو مسابقتی کمیشن نے رپورٹ کی ہے سیمنٹ کارٹل کے حوالے سے, کل جو ہے وہ پیٹرولیم کارٹل کے حوالے سے بات ہوئی ہے, آئل کرائسس کی بات ہوئی ہے. تو یہ سارے کارٹلز نے آپ کی حکومت کا رستہ کیوں دیکھ لیا ہے؟ میڈم آپ کے ساتھ میں پروگرام بڑی دیر کی کر رہی ہوں. یہ مافیاز پچھلے 70 سال سے ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک سپریم کورٹ کے جج نے لکھا کہ یہ گاڈ فادر ہے
सिसिलियन माफिया हैं, ये माफियाज को प्रोटेक्ट करते हैं। वो तो वो करते हैं, मगर वो माफियाज कमाई तो भी खा हाँ, रहे तो हैं। हम बात तो सुन लेना जी। पहले कभी किसी ने इस पे इंक्वायरी की? पेट्रोल का क्राइसिस 2 दफा आया खाकान अब्बासी के जमाने में, कहा जी इंक्वायरी करेंगे, नहीं की। उस पे एक्शन भी हो रहा है, इंक्वायरी भी होगी, चाहे 2 साल लगे, अच्छा, मैं 3 दोबारा साल इस पे लगे। आती हूँ। कुंडी इससे साहब ने ज्वाइन पहले- किया है। अच्छा, इससे पहले किसी भी ना इस पर मैं इनसे सवाल पूछ लूं, पे ये जवाब कुछ देते हैं। किया। आप अच्छा, सोचे 2 दफा। जुबैर साहब एक सवाल और ये पूछना भी चाह देख रहे ले, मैं ये भी जी। नहीं, मैं कुंडी साहब सॉरी, मैं मैं आपके एक पास सवाल आ रही हूँ। ये पूछूंगा। जरा कार्टेल्स की बात हो रही है। मैं बोल रही हूँ हाँ, ना, हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए। ये देख ले, अंजलि, ये देख ले, इनके सवाल जमाने पूछ में लो, आपसे पहले आप 130 जवाब रुपए पे दीजिए। शुगर है, इन्होंने मैं ये इंक्वायरी पूछ की। लेती हूँ ना सर, वो कह रहे हैं आपके मैं जमाने में सवाल 130 रुपए का ये था। जी ये सर 130 रुपए पे अंजलि, खाकान relax अब्बासी करें। को सवाल किया गया। अंजलि, अच्छा, relax मैं करें। पूरी कर दूं अंजलि, आपकी अच्छा, बात। अंजलि काफी रिलैक्स टाइम हो गया, करें। मुझे उनसे भी बात करनी है, कुंडी साहब से भी। मैं आपके पास दोबारा आती मैं हूँ। जी। एक नहीं, सॉरी, सवाल मैं तो इनके पूछने सवाल का दें। जवाब नहीं नहीं, दूंगी। मैं उनके सवाल के नहीं, मैं आपका सवाल उनके सामने नहीं, रख रही हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब क्राइसिस की दूंगी। बात की है। मैं ये इनके सवाल मैं का उनका जवाब सवाल नहीं नहीं ले ले रही। रही। ये कौन होते हैं मैं सवाल उनका करने सवाल वाले? नहीं ले रही। अंजलि- जुबैर साहब वो ये कह रही हैं हाँ, कि नहीं, आप के जमाने में भी ये कार्टेल्स थे। लेट मी जस्ट स्टेट ये कार्टल्स बनाए इन्होंने। ठीक ठीक ठीक। आसिफ पहले खोसा अंजलि, साहब ने प्लीज लिखा जवाब दे, इतने देर कि बोला, ये मुझे भी सिसिलियन बोलने देना। माफिया है, ये सब माफिया ठीक हो को गया। प्रोटेक्ट करता है। दिलीप, सर ये आप- माफिया पहले था, अब कैसे ये आया, देख पहले ले। क्यों था? शुगर आप- जवाब नहीं आसमान- दूंगी अंजलिप, नहीं ऐसे आसमान- प्रोग्राम नहीं होगा। 130 रुपए अंजलि इनके साहिबा, जमाने में मेरे प्रोग्राम पास कैसे अंजलिप लिखा हुआ आप है। बहुत पढ़ी लिखी खातून है, मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ। मुझे जवाब लेने दे, फिर मुझे Please, कुंडी यार, साहब के आप पास मुझे जाना जवाब है। ले लें, जी 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 बहुत जी बात करें जी ना। जुबैर साहब जल्दी से आप अपना पॉइंट ले लें। देखें, ये ऑयल इसको थोड़ा क्राइसिस इलाज की करें। रिपोर्ट के मुताबिक 20 मार्च 2020 को इस साल या मुझे लगे समझ जो नहीं। इनकी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है, जी। उन्होंने फैसला किया कि ऑयल की इंपोर्ट बंद कर दें। हाँ। ओगरा ने 27 मार्च को लिखा कि जी ये आपका जो फैसला है ये बहुत बुहरान पैदा कर देगा। अप्रैल के मिडल में उन्होंने फिर लिखा, ओगरा ने, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने फैसला किया कि हम ऑयल इंपोर्ट नहीं क्या करेंगे। बात हो रही है? मई के आखिर में सुन तो लेना, मैं फैसले आपके बता रहा हूं। जी। मैं ये रेफरेंडम रिपोर्ट फेल में हो लिखा गया हुआ है आपका, मैडम, पाश हो गए, मतलब मेरी मैडम, बात ही पूरी नहीं करने दी। ये कौन सा तरीका है? जुबैर साहब आप जरा यार, जल्दी मैं बात बोल कर लें। जी लूं, ठीक, अभी मैं आप कुंडी बात साहब के करो। पास जाऊं। जी जी जी। मई के एंड में ये रिपोर्ट का हिस्सा है। मई के एंड में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट कर दिया, प्राइस रिडक्शन अनाउंस कर दी। ठीक। स्टॉक्स थे नहीं। ओगरा ने मना किया कि आप प्राइस रिडक्शन ना अनाउंस करें, स्टॉक्स ही नहीं है हमारे पास। वैसे लाइनें लग ये गई। माफियाज तो ये पहले this is भी what थे has ना, happened। मतलब और ये जब कि- लाइनें लग गई, सर। जब लाइनें लग गई, एक सेकंड, जब लाइनें लग गई तो जब वो पेट्रोल वो जो मोटरसाइकिल वाला था उसको 80 रुपए के बजाय 150 रुपए चार्ज कर रहे थे पेट्रोल पंप्स वाले। ठीक। और इनकी हुकूमत हाथ बांध के खड़ी हो गई थी। फैसले आपके हैं, गलत फैसले आपके हैं। आपकी कैबिनेट कमेटी ने फैसला किया कि ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी वजह से क्राइसिस हो गया। अच्छा, आपकी कैबिनेट कमेटी ने और मिनिस्ट्रीज ने एलएनजी इंपोर्ट ये अब करने ना हार इंपोर्ट के करने का बेइज्जती फैसला करा के किया। अब वो ये इस पे- आपको अच्छा। $3 की जगह $20 Rejected पड़ गया। है, इनका नाम और कह रहे हैं कि rejected है। इनकी हुकूमत में ये हो रहा। ओ भाई, आपकी हुकूमत में ये सारे क्राइसिस हुए हैं। एलएनजी 122 बिलियन का टीका आपकी हुकूमत पे लगा है। सर, 400 बिलियन सर, का वीट का और शुगर का आपकी हुकूमत नहीं, में वो टीका crisis लगा है। तो वो और है, आप वो कह हम रहे हैं, उनसे "ओ जी, पूछते इनकी हैं।" हुकूमत में वो जी इनकी हमारी रिपोर्ट आ गई, कुंडी साहब, रिपोर्ट का हम क्या करें? कुंडी साहब, रिपोर्ट का नहीं, क्या करें? मैं उसके आप बावजूद टीका उसके लगा रहे हैं, बावजूद खाने मीनारे के जाते हैं, पाकिस्तान में हजम भी लोगों ने करते आपको हैं। रिजेक्ट आप कर दिया। चाहे कुंडी मदद साहब, से ले लीजिए, मीनारे rejected पाकिस्तान है। पे लोगों सारे ने आपको खाने क्यों बैठ के- रिजेक्ट किया है? आप रिजेक्टेड अंजलि है साहिबा का सवाल मैं आपके सामने फिर भी रखती हूँ। रिजेक्टेड है। कुंडी साहब, आप रिजेक्टेड, अच्छा, अब- रेफरेंडम हो अंजलि, गया, कुंडी साहब रिजेक्टेड को हो बोलने गया। दें, वो काफी देर से वेट हजम कर भी रहे नहीं हैं। होता। जी जी जी। कुंडी साहब क्यों रिजेक्ट दूसरों हुए की आप? जेबों और में हाथ डाल के क्यों आप खाते लोग हैं। जो है वो लोगों को महंगाई के बारे में भी इकट्ठा नहीं कर पाए, महंगाई होने के बावजूद भी? सर कुंडी साहब, जी जी जी, आपको आवाज आ रही है? अभी आ रही है। जी, मैंने कहा क्यों आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए हैं? इतनी महंगाई, इतने सबके पेट्रोल क्राइसिस, इसका क्राइसिस, उसके बावजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आसमा ये तो हुकूमत की बात है, वो कह रहे हैं कि जी लोग इकट्ठे नहीं हुए, जो भी है। इससे पहले भी जलसे हुए, ये तो कह रहे हैं इनके बड़े छोटे छोटे जलसे होते, उसके बाद ये इजाजत भी नहीं दे जलसे करने की, और हमें इनकी इजाजत की जरूरत भी नहीं है। ये तो कहते हैं कि जी ये बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए हम जलसे की इजाजत नहीं। तो की मतलब है कि इनको ये है कि जी 27 दिसंबर को दोबारा बीबी की बरसी पे जलसा है, तो हम इनको दावत आके जो है वो देख लें। बल्कि मैं आपको दावत दूं कि आप आए,
देखे कि वहाँ पर जमा है कि नहीं जमा। अभी हुकूमती तर्जुमान है, इनका काम ही यही है कि इन्होंने टीवी पे। अच्छा, आपकी चूंकि आवाज बहुत कट रही है तो मैं, आप मुझे बताएं कल जो इन्होंने की है पेट्रोल बम, एक एटम बम लोगों पे गिरा है पेट्रोल में, ये तो कह रहे हैं मईशत बहुत मजबूत हो चुकी है। अगर मईशत इतनी मजबूत है तो फिर पेट्रोल की कीमतें क्यों चढ़ाई हैं, गैस की कीमतें क्यों चढ़ाई हैं? आप बिजली और गैस की लोड शेडिंग का हाल देखें, जिस तरीके से गैस और बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। अब ये कहेंगे कि जी हमें माजी का तोहफा है। अब ये बताएं कि इन्होंने 2.5 साल में किया क्या? मुझे एक चीज तो बता देना, एक BRT बनाई है जिसका भी ऑडिट रिपोर्ट आ गई, उसमें कितने घपले वो भी आपके सामने। अब मतलब है कि ये चीजें ये सिर्फ जो है ये बयान तक है। ये बताएं ना कि 2.5 साल में इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने शुरू किए जो कि कंप्लीशन पे जाएंगे आगे। ठीक है। अच्छा, मैं छोटा सा एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जो कुंडी साहब ने कहा, एक BRT की भी उन्होंने ऐड कर दिया, जो इससे पहले पेट्रोल का और चीनी का और आटे का और अभी सीमेंट के क्राइसिस की बात जुबैर साहब कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये ऐड कर लिया। लेकिन कितना बड़ा चैलेंज होगा आगे जाके अपोजिशन के लिए। नई स्ट्रेटजी उनकी आई है जिसमें कि जिले के लेवल के ऊपर ये गैदरिंग्स होंगी और जलसे होंगे और जुलूस होंगे। क्या हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो इस्तीफा दें? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जो बात हो रही थी जुबैर साहब इससे पहले, आज आपने कल की जो खबरें सुन रहे हैं कि शहबाज साहब और बिलावल साहब की भी मुलाकात हुई है, स्ट्रेटजी भी आपकी नई आज गफूर हैदरी साहब ने बताई है, कहाँ जलसे कहाँ जुलूस वगैरह। क्या आप ये सब कुछ करके भी हुकूमत को फोर्स करेंगे कि वो इस्तीफा दे दे? लगता नहीं है कि वो देंगे इस्तीफा। देखें, ढिठाई का तो कोई इलाज नहीं है, उसका तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर वो कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल देख लें, हाँ। और अवाम किस तरफ खड़े हैं, और अगर इनको कोई डर खौफ नहीं है और ये समझते हैं कि जी हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, कि जी पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, 2018 में से लेके हम अभी तक इनको सिलेक्टेड कह रहे हैं, तो फिर होने दें इलेक्टोरल प्रोसेस, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस होने दें, बगैर हाइब्रिड रजीम के होने दें इलेक्शन, और देख लें फिर किसके साथ अवाम खड़े हैं। अगर इनके लिए वोट लोग डालते हैं तो खुशामदीद। अच्छा, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी चाहिए। फिर ये नहीं कि ये भाग के कहीं और जा रहे हो कि जी सर हमें बचाएं, हमारा तो अब बुरा वक्त आने वाला है। अच्छा जुबैर साहब, उस वक्त जब आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे होंगे एंड उस वक्त सेनेट इंतखाबात भी मुतवक्के हैं, तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? फिर इस्तीफे उसी वक्त आ जाएंगे या फिर भी आपने इंतजार करना है? देखें, एक तो हुकूमत ने एक नया जो आपने सुनाया भी था रज़ा रब्बानी साहब का, एक कि जी अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाके एक ये दरख्वास्त करेंगे कि जी शो ऑफ हैंड्स के थ्रू। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह रज़ा रब्बानी साहब कह रहे थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ट्राई किए बगैर सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे, तो वो तो अभी तो ये सारी चीजें होनी हैं और फिर उसके बाद देखेंगे। बट हमें उसका कोई इंतजार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और इनकी हुकूमत क्या करने जा रही है। हमारा जो प्रोग्राम है वो उससे बिल्कुल अनअफेक्टेड है। हम अपना प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या दूसरा जो है वो जारी और ये भी मैं बता दूं आसमा, हाँ। उसकी इंटेंसिटी भी, उसकी टोन भी 100 टाइम्स ज्यादा होगी और घबराहट भी इनकी 100 टाइम्स ज्यादा होगी जब वो प्रोग्राम शुरू होगा। आप देखेंगे अभी तक तो हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, अभी अच्छा, असल अब अंदली बाबा वो कह रहे कि अभी तो फिल्म बाकी है, ट्रेलर तो अभी सिर्फ हमने ये जलसे दिखाए हैं, इसके बाद जब जिला लेवल के ऊपर और हर शहर के अंदर एहतजाज होगा तो फिर बात तो सुननी पड़ेगी। चले वो मान ही गए हैं कि जी वो ट्रेलर था। वो इतनी बेइज्जती, मैं कहती हूँ रेफरेंडम था आर या पार, दिन में 10 दफा आके मरियम ने हर एक ने जी आर या पार रेफरेंडम है, मिल गया इनको, ये रिजेक्टेड है और ये कह रहे हैं जी हम भाग जाएंगे। ये तो बहुत देर के भागे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जिनको के कोर्ट ने कहा है कि जी ये रेफरेंस्ड हैं, कन्विक्टेड हैं, मुजरिम हैं, भगौड़े हैं, इश्तिहारी हैं, एब्सकॉन्डर हैं, वापस आए। आप अवाम को धोखा देके गए हैं, आप सिस्टम को चकमा देके गए हैं, वापस आए। ये वहां बैठे हुए हैं और वहां बैठ के पिज्जा खा रहे हैं और कह रहे हैं जी जाएं आप जाके कुर्बानी दें, आपके बच्चे कुर्बानी दें। मैं यहाँ बैठ के ये कह रहा हूँ, कभी जिंदगी में आपने इसको लीडरशिप कहते सुना है? कभी ये हुआ है? लीडर तो सामने होता है, कहता पहले मैं जाऊंगा, इसीलिए तो कोई आया नहीं। ये जो मर्जी कर ले, 11 जमातों ने मिलके
400 बंदा इकट्ठा एक एक जमात नहीं करनी आप चाहिए। लोगों का जब लॉन्ग मार्च इनकी हो रहा था तो expose हो खान गई साहब है। के बच्चे किधर उसके थे? बाद मरियम हमारे जो हैं वो यूज कर रही है जलसे, फोटोशॉप कर करके दिखा रही है, शुक्रिया ये लाहौर। वैसे ये और जुबैर साहब हद हो ये गई। बहुत चल रहा है कि मतलब- ये जलसे की तस्वीरें नहीं, तो आपने शेयर की एक हैं। हाँ। बंदे ने इनके डिनाई नहीं कर सका बिकॉज वो एक बच्चा आप उठा दे, वो कहेगा कि इसको उसके किया हुआ फोटोशॉप, उस पर ट्रेंड चला है, उस पर न्यूज आई है अच्छा, कि मैं हमारे बिल्कुल जलसों सही की बात भर कर के रही हैं। इन्होंने मैं जवाब तस्वीर अगर दिखाई देने का है, जब तो वक्त ये है रिजेक्टेड। ठीक। ये 10 जलसे कर ले, ये 10 और कोई महीने हुकूमत को लगे कोई फर्क रहेंगे। नहीं पड़ेगा, कोई इस्तीफा नहीं आएगा, ये कुछ नहीं होगा अगर इनको 2 वोट मिलने हैं ना, वो भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद। आप देखें लाहौर ने किया क्या है। हाँ। लाहौर ने इनको कह दिया है कि तख्ते लाहौर जो है ना वो पूरा तख्ता बन गया है। लेकिन अंदलीब 2011 में आपका इतना बड़ा जलसा हुआ था, 13 के इंतखाबात में आप हार गए थे, फिर वो क्या मतलब, उसका क्या मतलब हुआ? तो मैं तो यही कह रही हूँ। हाँ। 18 के भी हारे मैं थे। ये कह रही हूँ 18 के भी मैं हारे ये थे। कह रही हूँ कि अगर ये समझते हैं कि 10 और जलसे कर लेंगे और उसके जलसे करने के बाद हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो एक प्रॉपर जलसा ही नहीं कर सकते। 11 बंदे मिलके हमने एक जमात ने 4 दफा वहां किया और चारों दफा हमने उसको मैदान को भरा। ये 11 बंदे मिलके सामने वाला पंडाल नहीं भर सके। जी जुबैर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं सिर्फ आप अदलीब की एक बात पर मैं कमेंट करना चाहूंगा, और ये अगर वजाहत कर दी, ये कहते हैं कि बच्चों को आगे करती है। आपने 2014 का पूछा था, इनके तीनों बच्चे इमरान खान के कहाँ थे? दोनों तीनों बच्चे सर, दोनों तीनों बच्चे, प्लीज 3 बच्चे उनके। तो नहीं तो आप सर ये देखिए चीज़ बातें कर रहे सी वो जब ये आपके मैंने पास- वैसे पूछा था अभी अंदलीब भाई से। बच्चे लॉजिक तो हैं ना ना, हो ये- तो फिर आप जातियात बात पे आ है। जाते हैं। उनके बच्चों ने ना वो जातियात- यहाँ है, वो अच्छा, अपनी मैंने माँ कहा के 3 साथ बच्चे है। कहाँ थे? इनके बच्चे ये तो जातियात यहाँ उनके नाम मेरा फ्लैट्स ख्याल है हैं। सर इससे सियासी आगे केस- बढ़ते हैं, इसको इस बात को छोड़ इसके के। ऊपर पनामा लीग्स आई जुबैर है इनके साहब, बच्चों पे। जुबैर साहब- मरियम बेनिफिशियरी ओनर है, हुसैन के नाम फ्लैट्स हैं और हसन के नाम फ्लैट्स हैं। ये है पाकिस्तान आप- का लेकिन अच्छा, बच्चे जवाब किसी दे के दीजिए। नहीं आते, ज्यादा अच्छा बच्चे होता। किसी के नहीं आते। नहीं कोई नहीं, ना वो तो इंडिपेंडेंट है। मियां साहब के बेटे मैं ये कह और रही हूँ। ना और खान साहब के बेटे। ये सुलेमान मेरा ख्याल है के नाम पे नाराज केस 3 है। बच्चों पर हो इनके गई। नाम पे केसेस है, ये पाकिस्तान की अदालत से मतलूब है। शहबाज अच्छा। शरीफ की बेगम के नाम भी इश्तिहारी है, उनके सन इन लॉ के ये ऊपर भी इनके है। 3 पूरी बच्चों के पूरी बेसिस पर family नाराज बाहर हो गई गई हुई हैं। नाराज होने की मुझे ये पता बच्ची है। तो है ना, बच्चे जुबैर तो हैं साहब मैं तीनों। ब्रेक ले लूं, मैं ख्याल है मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आप वापस इनका आते level check करें मैं ब्रेक Check लेके his level। मैं सर आती हूँ। इसके बाद ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है वो सिस्टम के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और बहुत सारी जो कंफ्यूजन्स हैं उस टाइम पीरियड में बहुत कुछ हो रहा होगा, तो उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। अंदलीब, ये जो सवाल है, हुकूमत अपोजिशन कहती है बार बार कि महंगाई बहुत हो गई और माफियाज बड़े हैं, और वो आपको लगता है कि अगर लॉन्ग मार्च हुआ और लोग जो हैं इन्होंने ज्वाइन कर लिया, और क्यों ना करें लोग ज्वाइन जब उनके पास इतनी महंगाई है जो तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है, हुकूमत इसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं देती है? 2 चीजें। पहले तो बिल्कुल पहले जलसे होते हैं, उसके बाद उसकी कुछ और चीज़ें होती हैं, फिर लॉन्ग मार्च होता है, और ये ऑपोजिशन सारी ये उनका हक होता है और उनको करना चाहिए। लेकिन आप लॉन्ग मार्च कर ही नहीं सकते जब तक कि आप एक कांस्टेंट बिगर एंड बिगर एंड बिगर मोमेंटम ना कायम करें। क्योंकि मैं 4 That's true। दफ़ा ये कर चुकी हूँ, और इनका मसला ये हुआ कि ये जो रेफरेंडम था और आर्या पार था, ये हो गए पार, इनको हो गई रिजेक्शन। अब रिजेक्शन होने के बाद इन्होंने, जैसे आपने कहा, इन्होंने कोई ऐलान भी नहीं किया, तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। जब ऐलान नहीं किया तो अब जब ऐलान किया कि जी हम 2 महीने के बाद बताएंगे कि जी मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि हमने कब जाना है, तो इनका सारा शो फ्लॉप हो गया, और अब इनको मोमेंटम दोबारा बनाने के लिए बड़ा मुश्किल होगा। जहां तक आप हमारी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारी परफॉर्मेंस पे भी सुन लें, मैंने आपको दिखाया 130 इनकी भी चीनी थी। खाकान अब्बासी का वो क्लिप चल रहा है जहां उनसे पूछा गया कि 130 आपकी चीनी थी, 4 दफा आपके जमाने में आटे का बहरान हुआ, पेट्रोल का बहरान हुआ, आपने बॉदर ही नहीं किया। तो आपके जमाने में और पीपल्स पार्टी के जमाने में 24% इन्फ्लेशन हुई थी।
جب پیٹرول کی قیمتیں اوپر گئی تھی. تو یہ ہوتا ہے بالکل, یہ جس کو کہتے ہیں پہلے 2 ایئرس کی آپ پرفارمنس دیکھ لیں. اب ہوا کیا ہے کہ ہم نے چونکہ 1 سال میں اس وقت انڈیا بھی پیچھے رہ گیا اور آپ کو پتہ بنگلہ دیش بھی پیچھے رہ گیا, ہائیسٹ ایکسپورٹس ہیں اس وقت. جو انہوں نے 5 لاکھ لومیں بند کر دی تھی فیصل آباد میں, وہ چل پڑی ہیں. 2 لاکھ مزدوروں کی کمی ہے اس وقت وہاں جابس کی. آپ نیکسٹ 4 منتھس میں دیکھنا جب کنسٹرکشن شروع ہو رہی ہے جابس بھی آپ کو کی بات صحیح ہے, وہ صحیح ہوگا, اس میں امپروو ہوا ہوگا, لیکن ادرک 1000 روپے کلو. لیکن آپ پیاز 90 روپے سے 40 روپے آ گیا کلو. ٹماٹر ہے نہیں سوری میں نے کل خریدا. ہاں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, 90 روپے سے 40 روپے پہ پیاز آیا, 300 روپے سے ٹماٹر 120 روپے پہ آیا. چینی جو ہے وہ 80 سے نیچے آ رہی ہے. نیکسٹ 2 منتھس میں آپ دیکھنا, نیکسٹ 2 منتھس میں آپ دیکھنا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بہتر دو ہوگی. مہینے پہلے یہی بات کہی گئی تھی کہ 2 مہینے بعد آپ دیکھیے گا, مگر ابھی ان تک حالات میں آپ کے ملک کو ورلڈ اکنامک فورم نے کہا کہ جی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں بیسٹ اکنامک اینڈ کرونا مینجمنٹ. پورا دن انہوں نے سیلیبریٹ کیا پاکستان اکنامک اسٹریٹجی کے نام سے. 3 روپے اور پیٹرول تو انٹرنیشنل پرائسز جو ہوں گی اس کے مطابق ہوگا نا, تو انٹرنیشنل پرائسز $50 سے اوپر گئی ہیں. لیکن LNG جب سستی تھی ہم نے نہیں خریدی اور اب ہم خرید رہے ہیں. آپ دیکھنا بالکل اس کا کرائسس بھی آ رہا ہے. فرق کیا ہوگا پچھلی حکومتوں سے, فرق کیا ہوگا. پچھلی حکومتوں میں نہ کبھی انکوائریز ہوئی, نہ کبھی کوئی پکڑا گیا, نہ کسی کو سزا ہوئی. اس دفعہ یہ بات تو ہے, وہ کہہ رہے کہ پکڑا جائے گا اور انکوائری کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت افراط زر جو ہے, مہنگائی جو ہے, جتنی بھی ریجنل کنٹریز ہیں نا, آدھی سے ڈبل سے زیادہ ہے پاکستان میں. افغانستان کے مقابلے میں انڈیا, نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش مہنگائی. دوسری بات یہ ہے کہ بے روزگاری, یہ فیصل آباد کی بات کر رہے تھے نا, بے روزگاری جو ہے ان امپلائمنٹ 5.8% سے 8.6% گئی ہے. یہ چیک اور کریں, اس کا ان کے مطلب زمانے کی میں لے کے آئی ہوں ساتھ. ہاں 5.8%. یہ چیک کر لیں 2016 میں یہ لکھا ہوا بلو 500,000 جابس لاس. ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری, یہ 2016 میں لے کے آئی ہوں. اتنا چھوڑنا میں چاہے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں جھوٹ پکڑنے آئی ہوں آج, 2016 نہیں 2018 جھوٹ پکڑنے آئی ہوں. یہ چیک کریں ذرا. لیکن پھر لوگ آپ کے پاس آئے نا, 1.25 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. 70-80 لاکھ لوگ جابس لوز کر چکے. مہنگائی پاکستان کی پھر بھی کوئی بندہ نہیں آیا لاہور میں. ہم 3% پر چھوڑ کے گئے تھے, اور پاکستان میں سیکنڈ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں 1951 کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گروتھ مائنس میں. کس چیز کا, خیر کس چیز کا, انہوں نے تو کہا تھا 20 لاکھ جاب دیں گے. اس کے حساب سے 50 لاکھ جابز انہوں نے دینی تھی, 50 لاکھ گھر انہوں نے بنانے تھے. ایک گھر نہیں بنا, ایک کیا